जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अभी जो हमारे सेशन रहने वाला है, ये आपका जो फ्राइडे को टेस्ट हुआ था, उसमें सबसे पहले हम उत्तराखंड वाला जो सेशन है बीएस नेगी के जो 40 क्वेश्चन है उनका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। बेकेट द्वारा दी गई पंवार शासकों की सूची सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है भाई। दूसरा क्या है, इनकी नामावली एवं सूची पंवार नरेश सुदर्शन साके सभासार, ठीक है, सभासार ग्रंथ से मेल खाती है, ये भी सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर दे रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। ठीक है, पंवार राजाओं की ना, पंवार राजाओं की पूछेगा। टोटल आपको 4 सूची मिली है। टोटल कौन सी सूची मिली, कितनी सूची मिली है? 4 सूची मिली है। अब 4 सूची कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले है आपकी हार्डिक की सूची। एक सूची दी आपका हार्डिक ने, और इन्होंने ये कब दी? 1796 में। एक पंवार राजाओं की जो सूची प्रदान की वो की आपका बेकेट ने 1849 में। उसके अलावा एक आती है आपका अल्मोड़ा सूची। ठीक है, और अल्मोड़ा सूची जो दी वो किसने दी? एटकिंसन ने दी भाई। किसने दी? एटकिंसन ने दी। और एक आती है आपकी मोलाराम की सूची। ठीक है, और मोलाराम की जो सूची है ये आपका एक सूची जो है ये मोलाराम ने दी है। ठीक, उसके अलावा ये अल्मोड़ा सूची हो गई और आपका मोलाराम सूची है। इसमें जो आपको संस्थापक, पंवार वंश का संस्थापक का नाम जो है वो कनकपाल ना मिलकर, ठीक है, इन्होंने कनकपाल को ही क्या कहा है? कनकपाल नहीं मिलता है, बल्कि इन्होंने कनकपाल को भगवान पाल कहा है। ठीक है, कनकपाल को इन्होंने क्या कहा है? भगवान पाल कहा है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए क्या क्या मैंने बताया। तो पंवार वंश के जो राजाओं की सूची मिलती है, और टोटल कितने राजा हैं पंवार वंश में? 60 राजा हुए हैं भाई। ठीक है, कितने राजा हुए हैं? 60 राजा हुए। तो पंवार राजाओं की जो है 4 सूची हमें मिलती है। 4 सूची कौन सी है? एक हार्डी की सूची है 1796 की, और एक बेकेट की सूची है, बेकेट की। और सर्वाधिक मान्य जो सूची है वो कौन सी है? सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कर लगा लेना इसके आगे आप लोग। सर्वाधिक जो मान्य सूची है वो आपकी बेकेट की सूची है। ठीक है, जो आपका 1849 में बेकेट के द्वारा दी गई। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा अल्मोड़ा सूची एटकिंसन ने प्रदान की, और एक सूची जो है पंवार राजाओं की वो मोलाराम ने भी दी है। क्लियर हो गई बात इतना? ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ जरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है भाई, सब कुछ सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताते रहूँगा उसको आप लोग अच्छे से लिखते रहेगा अपनी कॉपी पे। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पर परमार वंश। ठीक है, परमार वंश इसका सटीक आंसर हो जाता। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ पुस्तकें मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा रहा हूँ। ठीक है, एक तो है आपका गढ़वाल वर्णन पुस्तक। गढ़वाल वर्णन पुस्तक पूछा जाएगा। गढ़वाल वर्णन पुस्तक किसकी है भैया? तो यह है हरिकृष्ण रतूड़ी की। किसकी किताब है? हरिकृष्ण रतूड़ी जी की ये किताब है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, उसके अलावा एक किताब है गढ़वाल जाति प्रकाश। गढ़वाल जाति प्रकाश जो पुस्तक है यह है बाल कृष्ण शांति भट्ट की। बाल कृष्ण शांति भट्ट की ये पुस्तक है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी, जो ये कनकपाल है ये आपके आए कहाँ से हैं? ठीक है, तो ये आपके जो हैं ये आपके धार नगरी, धार नगरी जो कि आपका गुजरात में पड़ती है, वहाँ से आए हैं। और किसके छोटे भाई हैं ये? धार नगरी के जो शासक थे, नाम था आपका, जो इनके बड़े भाई थे उनका नाम था वाकपति। ठीक है, तो वाकपति के ये छोटे भाई हैं। वाकपति के
छोटे भाई हैं कौन, आपके कनकपाल। ठीक, जितनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी हर एक चीज़ को आप लोग नोट डाउन करने का काम करेंगे। ठीक, उसके अलावा एक शख्स हैं पातीराम। पातीराम क्या कहते हैं कि पातीराम कहते हैं कि ये आपका धार नगरी गुजरात से नहीं आए हैं, बल्कि ये आपका कहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं, मालवा से आए हैं। कहाँ से आए हैं, मालवा से आए हैं। और किस किताब में कहा है इन्होंने ऐसा, तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किताब में। ठीक है, किस बुक में कहा है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किताब में इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक, तो इतनी चीज़ें जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा दी गई पंवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है। ठीक है, ऊपर मैंने बताया, तो ये है आपका एटकिंसन के द्वारा जो दी गई सूची है उसे ही आप लोग क्या कहते हैं, उसे आपका क्या कहा जाता है, अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। इतना आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री बेकेट के अनुसार पंवार शासकों की सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक, तो कनकपाल जो है वो पंवार वंश का संस्थापक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पंवार शासक कौन है, श्यामपाल हो गया भाई। ठीक है, 37वां शासक कौन है आपका, अजयपाल हो गया। और 43वां शासक आपका बलभद्र शाह हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो ये जो प्रश्न बना था, ये प्रश्न आपका राजाओं के कर्म से बना हुआ था। ठीक है, राजाओं का कर्म आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा राजा किस कर्म पे है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं और उनके कर्म हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखाने जा रहा हूँ। आपसे बहुत बार 42वें राजा के बारे में पूछा जाता है कि बताइए भैया 42वां राजा कौन है, तो 42वां राजा हैं आपके सहजपाल। कौन हैं, सहजपाल हैं। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा 43वां आप लोगों ने देख लिया, बलभद्र शाह। 44वां पूछा जाएगा, तो बलभद्र शाह के बाद जो 44वां राजा है आपका वो है आपके मानशाह। ठीक है, मानशाह हो गए। उसके बाद आपको 45वां राजा पूछा जाएगा, तो 45वां राजा है आपका श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह हो गया। उसके बाद 46वां राजा है आपके महीपति शाह। बहुत बार इन राजाओं का कर्म आपसे पूछ लिया जाता है, महीपति शाह हो गया। ठीक है, 47वां राजा जो है वो है आपके पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह। ठीक, उसके बाद 50वां राजा का आप लोगों ने ध्यान रखना है, 50वें राजा हुए हैं उपेंद्र शाह। ठीक है, उपेंद्र शाह। उसके अलावा 55वां राजा पूछा जाता है बार बार, तो वो हुए हैं आपके सुदर्शन शाह। कौन हुए हैं, सुदर्शन शाह। ठीक है, तो इन राजाओं का कर्म आप लोग थोड़ा सा लर्न करने का कार्य करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 42वां राजा सहजपाल हो गया, 44वां मानशाह हो गया, 45वां श्याम शाह हो गया, 46वां महीपति शाह हो गया, 47वां पृथ्वीपति शाह, 50वां उपेंद्र शाह और 55वां सुदर्शन शाह हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर होगा यहाँ पर वो आपका क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है एक तरफ आपको राजा दे रखे हैं, दूसरी साइड उनके कार्यकाल आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ललित शाह का, ठीक है, कार्यकाल जो है 1772 से 1780 तक है, बिल्कुल सही बात है। जयकीर्ति शाह का कार्यकाल 1780 से लेकर 86 तक है, ये कथन भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो प्रदीप शाह का कार्यकाल है ये आपका 1796 से 1798 ना होकर 1717 से 1772 तक है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बात करें प्रद्युम्न शाह की, तो प्रद्युम्न शाह का जो कार्यकाल रहता है वो 1786 से लेकर 1804 तक रहता है। ठीक, अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी है भैया। ठीक है, चीज़ें क्या देखनी है, जैसे
आपसे पूछा जाएगा प्रद्युम्न शाह कौन से क्रम का राजा था, तो ये 54वां राजा था। इसके बाद 55वां राजा कौन था, अभी अभी तो मैंने बताया है सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह 55वां राजा हो जाएगा। प्रदीप शाह की अगर हम बात करें तो प्रदीप शाह जो है आपके, वो आपके उपेंद्र शाह के बाद राजा बनते हैं, यानी कि वो 51वें राजा हो जाएंगे। जयकीर्ति शाह की बात करें तो जयकीर्ति शाह आपके 53वें क्रम के राजा हैं। और बात करें हम ललित शाह की, तो ललित शाह आपके 52वें राजा हैं, ठीक है, कौन से राजा हैं, 52वें राजा हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो क्रम है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 50 तक मैंने बता दिया, अगर हम इसको एक सीक्वेंस से लेके चले तो 50 तक मैंने बता दिया था उपेंद्र शाह, ठीक है। उपेंद्र शाह के बाद बनेंगे आपके राजा प्रदीप शाह, प्रदीप शाह के बाद बनेंगे ललित शाह, और ललित शाह के बाद बनेंगे जयकीर्ति शाह, ठीक है, और जयकीर्ति शाह के बाद बनेंगे प्रद्युम्न शाह, और प्रद्युम्न शाह के बाद बनेंगे आपके राजा कौन, सुदर्शन शाह, ठीक है। चलिए, और सुदर्शन शाह के बाद आप पता ही है मैं भवानी शाह, ठीक है। ये सारा क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है। भवानी शाह के बाद आपके प्रताप शाह, प्रताप शाह के बाद आपके जो है कीर्ति शाह बन जाएंगे, कीर्ति शाह के बाद आपके नरेंद्र शाह, और लास्ट में आपके मानवेंद्र शाह। और इस तरीके से ये है, मानवेंद्र शाह जो होंगे वो आपके टिहरी रियासत के अंतिम राजा, या आप परमार वंश के अंतिम राजा आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी, तो वो ये कौन से राजा थे भाई, ये थे आपके बलभद्र शाह। हालांकि ठीक है, अब देखो बलभद्र शाह इसलिए आता है, वैसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह लगाया था, तो वो कौन थे आपके, वो थे आपके कल्याणपाल शाह, ठीक है, कल्याणपाल शाह थे। लेकिन जो परंपरागत रूप से जो शाह की उपाधि धारण करने का जो श्रेय जाता है वो बलभद्र शाह को जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लोदियों के द्वारा, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि बहलोद लोदी के द्वारा जो ये है इनको शाह की उपाधि जो है वो दी गई थी, ठीक है। 6 का आपका आंसर जो है वो ए हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा अजय पाल के बारे में भी आप लोग एक फैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इनको जो है आप राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, एक प्रमुख इतिहासकार हैं राहुल सांकृत्यायन ने अजय पाल को परमार वंश का आदि पुरुष कहा है, ठीक है। तो कभी प्रश्न इस तरीके से बन जाए आपके एग्जाम में, परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो परमार वंश का जो आदि पुरुष है ये कहा जाता है आपका अजय पाल को परमार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक किताब है भैया भारतीय लोक साहित्य, एक प्रमुख पुस्तक है भारतीय लोक साहित्य। आपसे पूछा जाएगा भारतीय लोक साहित्य जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है भैया श्याम परमार की। किसकी पुस्तक है, श्याम परमार की ये पुस्तक है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहां पर फिर से आपको एक बार जो है वो कार्यकाल संबंधी आपसे यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे मान शाह का जो टाइम पीरियड रहा है 1591 से 1611 तक, ठीक है। यानी कि मान शाह ने अकबर, ठीक है, इसने क्या किया है, किसके समकालीन रहा है, ये आपका अकबर और जहांगीर दोनों की समकालीन रहा है, ठीक है। श्याम शाह की बात करें तो श्याम शाह आपका 1611 से 1631 तक राजा रहता है, और किसका समकालीन था, जहांगीर का ये समकालीन हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा महपति शाह जो है, ठीक है, महपति शाह को आप जानते हैं कि अक्खड़ राजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शाहजहां ने जब अपना राज्याभिषेक कराया था तो उस टाइम पर जो है ये महपति शाह उसके राज्याभिषेक में जो है शामिल नहीं हुआ था, उसका निमंत्रण नहीं माना था। इससे जो आपको दुश्मनी देखने को मिलती है किसके बीच में, आपका महारानी कर्णावती के बीच में और मुगलों के बीच में, ठीक है, वो यहीं से वो दुश्मनी क्या कर देती है, जन्म लेती है। तो 1631 से 1635 तक इसका कार्यकाल रहता है, और समकालीन ये किसका था, शाहजहां का ये समकालीन था। उसके अलावा बात करें पृथ्वीपति शाह की, तो पृथ्वीपति शाह जो है 1640 से लेकर 1664 तक राजा रहता है, और इसको आप लोग देख सकते हैं कि शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है, दोनों का, ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब का दोनों का ये समकालीन रहता है भैया, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखाने वाला हूँ, उस चीज़ को आप लोग जरूर लिखिए। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे सुरतीपाल का अभिलेख, सुरतीपाल का अभिलेख। तो सबसे पहले बात ये पूछी जाएगी कि जो ये सुरतीपाल है भैया ये कौन से क्रम का शासक है, तो ये 15वां शासक है,
कौन से क्रम का शासक है? 15वें नंबर का ये शासक है। और इसका जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है ये आपका सकंड ग्राम चमोली से मिला है। कहाँ से मिला है? सकंड ग्राम चमोली से मिला है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है धारशिल अभिलेख। धारशिल अभिलेख जो है ये आपका अनंतपाल द्वितीय का है भाई, अनंतपाल द्वितीय का है ये अभिलेख। ठीक है, और ये अभिलेख जो आपके अनंतपाल द्वितीय हैं ये आपके 29वें शासक हैं। ठीक है, आपके 29वें ये शासक हैं। उसके अलावा एक और चीज आप लोगों को लिखनी है, 28वें शासक हुए हैं लखनदेव। क्या नाम है? लखनदेव। तो लखनदेव की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, सबसे पहले जो ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है वो किसकी हुई है? वो लखनदेव की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जो है सबसे पहले ताम्र मुद्रा चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो कौन है? आपके लखनदेव है भैया। ठीक है, कौन है? आपके लखनदेव को जाता है। चलेंगे आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका किताबों से संबंधित है। ठीक है, जैसे गढ़वाल का इतिहास जो है ना, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है भाई? हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखा है। गढ़वाल जाति प्रकाश बाल कृष्ण शांति भट्ट ने लिखा है। गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न ये आपका पातीराम की पुस्तक हो गई। दिगलौरी दैट वाज गुजर ये आपका मणिक लाल मुंशी की किताब हो गई। और पूरा नाम अगर उसका देखना होगा तो आपका कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी है, कन्हैया मणिक लाल मुंशी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात देखिएगा, गढ़वाल का जो इतिहास है ना, गढ़वाल का इतिहास इस पुस्तक में हरिकृष्ण रतूड़ी ने जो पंवार वंश का या परमार वंश की स्थापना बताई है वो 888 बताई है। लेकिन अगली ही किताब में इस बात का ये खंडन करते हैं। ठीक है, इस बात का ये खंडन करते हैं और क्या बताते हैं आपका 688 में। ठीक है, जो 688 में परमार वंश की स्थापना बताते हैं कि हाँ भाई जो परमार वंश की स्थापना हुई है वो 688 में हुई है। और किस किताब में बताते हैं? तो ये बताते हैं आपका गढ़वाल वर्णन में। ठीक है, किस में बताते हैं? गढ़वाल वर्णन में इस बात को ये बताते हैं। ठीक है, तो इतनी जो चीज़ें हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जरा सा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आपका मौला राम ने किया था इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पंवार वंश के शासक मानसा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालिक था? ठीक है, कूट के माध्यम से सही उत्तर दे। शासक मानसा। ठीक है, मानसा के बारे में पूछा जा रहा है तो मानसा किसके था भाई? अकबर और जहांगीर के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है आपका 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के परमार वंश या पंवार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमार वंश की नींव चांदपुर गढ़ में पड़ी थी, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, रुक जाइए जरा। परमार वंश की नींव चांदपुर गढ़ में पड़ी थी। परमार वंश का संस्थापक एवं आदि पुरुष कनकपाल था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पंवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी का राजा जगतपाल का है, ये कथन भी सही है। यह अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ, ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमार वंश की स्थापना तिथि के संबंध में सही कथनों का चयन करें। हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास में नींव
तिथि 1888 बताई, 888 बताई है, बिल्कुल सही बात है। भक्त दर्शन ने परमार वंश की नींव तिथि 688 ईस्वी लिखा है, बिल्कुल सही बात है। हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल वर्णन में तिथि 888 तिथि का खंडन किया है। हाँ बिल्कुल, ये कथन भी सही है, इस बात का खंडन किया है, लेकिन इसमें बताया क्या है 688 एडी बताया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो सभी कथन जो है यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, गढ़वाल के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था, बिल्कुल सही कथन है। चांदपुर गढ़ के राजा का दूसरा नाम सोनपाल था, ठीक है, चांदपुर गढ़ के राजा के दूसरा नाम जो है वो सोनपाल था, ठीक है, ये भी आपका सही है। एक और दो दोनों सही हो जाएंगे आपके। और बात करेंगे कि इस जो जिसे आप सोनपाल कह रहे हैं उसका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है, वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो वास्तविक नाम था आपका भानु प्रताप, ठीक है, वास्तविक नाम जो है वो क्या है आपका भानु प्रताप इसका है। चलिए अगला देखेंगे, परमार वंश के शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सुरपाल परमार वंश का 24वां शासक था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे सुरपाल के बारे में, ठीक है, तो 24वां नहीं भाई, ठीक है, ये कौन सा था, ये आपका 15वां शासक था, ठीक है, जबकि जो 24वां शासक कौन था, 24वां शासक था सोनपाल, ठीक है, सोनपाल जो अपनी राजधानी भिलंग घाटी ले गया था, जो राजधानी कहाँ ले गया था आपका भिलंग घाटी ले गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सोनपाल की राजधानी श्रीनगर में थी, ये कथन भी गलत हो जाएगा, श्रीनगर नहीं थी, बताया अभी भिलंग घाटी में थी, ठीक है, तो ए भी गलत, बी भी गलत। अनंतपाल द्वितीय का राज्यारोहण 1333 एडी में हुआ था, ये कथन आपका सही है भाई, ठीक है। और जगतपाल को धारसिल शिलालेख में, ठीक है, जगतपाल को धारसिल शिलालेख में रजवार कहा गया है, ठीक है, तो रजवार तो कहा गया भाई, ठीक है, जो कि जगतपाल आपका 34वां राजा है, पंवार वंश का 34वां राजा है, लेकिन धारसिल शिलालेख में नहीं कहा गया है। रघुनाथ मंदिर ताम्रपत्र, ठीक है, ताम्रपत्र में इसे आपका क्या कहा गया है, रजवार कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चमोली जनपद के सखंड ग्राम से सुरपति पाल का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, सुरपति पाल का जो अभिलेख है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा 28वें परमार राजा लखनदेव पाल की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 34वां सागर जगतपाल का ताम्रपत्र रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो रुद्रप्रयाग से प्राप्त नहीं हुआ है, ये तीसरा गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ से, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे तो केवल 1 और 2 जो है वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है, केवल 1 और 2 आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजा अजयपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अजयपाल का शासन 1490 से 1519 तक रहा, बिल्कुल सही बात है। अजयपाल ने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता, ये भी सही बात है, ठीक है। तो ये इतने कथन आपको अजयपाल के बारे में ध्यान रखने। और एक प्रथा आप लोगों को ध्यान रखनी है जो बार बार पूछी जाती है आपकी, धुली पाथा प्रथा, ये किसके द्वारा चलाई गई, तो ये आपका चलाई गई थी किसके द्वारा, अजयपाल के द्वारा। वीर तुम जीत गए और मैं हार गया, यह कथन किसने और किसके लिए था, ठीक है, तो ये कथन जो है किसने कहा था,
ये वीर तुम जीत गए और मैं हार गया, यह कथन किसने कहा और किसके लिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो कथन है ये अजय पाल ने कप्पू चौहान के लिए कहा गया था, ठीक है, कप्पू चौहान के लिए। और इसी कप्पू चौहान को जो है गढ़वाल का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है भाई, गढ़वाल का महाराणा प्रताप। तो पूछा जाए आपसे कि गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है, तो ये आपका कप्पू चौहान को कहा जाता है। आगे देखेंगे, राजा सहजपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजा सहजपाल मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभिलेखों में उन्हें वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाय कहा गया, ये भी सही है। उनका शासनकाल सन 1547 से 1575 के बीच माना जाता है, ये कथन भी सही है। 1 2 3 जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालदम के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं बताना है, ठीक है। तो ग्वालदम का युद्ध है, यह युद्ध 1581 में लड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। यह युद्ध बलभद्र शाह जो कि आपका 43वां शासक था बलभद्र शाह, और रुद्रभद्र शाह नहीं होना था इसमें होना था यहाँ पे रुद्रचंद्र, ठीक है, बाकी टाइपिंग मिस्टेक थी। ये कथन आपका सही है। इस युद्ध में बलभद्र शाह की पराजय हुई, ठीक है, तो ये आपका पराजय नहीं हुई थी बलभद्र शाह की, यहाँ पर आपकी जीत हुई थी, ठीक है। रुद्रचंद्र का सेनापति पुरुषोत्तम पंत इस युद्ध में मारा गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मानसा के काल में चंद शासक लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर केवल एक बार आक्रमण किया था, ठीक है। मानसा के काल में चंद शासक लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर केवल एक बार आक्रमण किया था, तो ये गलत हो जाएगा भैया आपका। एक बार नहीं, टोटल आपका 7 बार, ठीक है, आपका 7 बार आक्रमण किया था, 7 बार असफलता पाई थी, ठीक है, 7 बार आक्रमण हो गया और एक बार ये आपका सफल हुआ था, ठीक है। और इसमें गढ़वाल जो मानसा है, जो 8वां आक्रमण था, इसमें गढ़वाल के जो सेनापति थे खट्टर सिंह, उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। और इसी जीत के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आपका खतड़वा महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। लक्ष्मीचंद को हराकर लक्ष्मीचंद को हर बार मानसा से हार का मुंह देखना पड़ा था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। 7 बार तो जीता था लेकिन एक बार हारा था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। श्याम शाह जो है अब श्याम शाह के बारे में पूछा जा रहा है भाई। श्याम शाह का शासनकाल 1611 से 1630 तक था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और श्याम शाह जो है ना, ये आपका कौन से क्रम का राजा था, ये आपका 45वां राजा था, ठीक है। कौन से क्रम का राजा था, ये आपका 45वां शासक था। उसके अलावा जहांगीरनामा में उल्लेख मिलता है कि मुगल दरबार ने श्याम शाह को घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए थे, ये कथन भी सही है। श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। मिलता है भाई, श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, क्योंकि इसके साथ जब ये इसकी डेथ हुई थी तो इसके साथ 60 रानियां, ठीक है, 60 रानियां जो है वो भी इसके साथ सती हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्याम शाह पहले परमार शासक थे जिनका चित्र मिलता है, ठीक है। उन्होंने श्रीनगर में श्यामशाही बाग बनवाया था, उन्हें बिलासी राजा की उपमा दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि श्याम शाह जो है यहाँ पर देखेंगे तो पहले परमार शासक थे जिनका चित्र मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। श्याम शाह का
पहले परमार शासक थे जिनका चित्र, इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, इसको अभी मैं करेक्शन करवा दूंगा। श्याम शाह पहले नहीं, बल्कि वो कौन थे आपके, फतेहपति शाह थे, ठीक है, जिनका चित्र मिलता है फतेहपति शाह, ठीक है। फिर भी आप लोग देख लेना जरा सा इसको, ठीक है। उन्होंने श्रीनगर में श्यामशाही बाग बनवाया था, ठीक है। उन्हें बिलासी राजा की उपमा दी गई थी। तो इस तरीके से देखेंगे तो केवल 2 और 3 आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा महिपति शाह को गढ़वाल में गर्भ भंजन क्यों कहा गया, ठीक है। क्यों कहा गया भाई, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में शत्रुओं से जूझते हुए, ठीक है, उन्हें पराजित किया था। ये इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि श्याम शाह के एक राजगुरु थे जिनका नाम था शंकरदेव, जिनका क्या नाम था, शंकरदेव, ठीक है। और शंकरदेव ने क्या किया था, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, तो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी, ये की थी आपका श्याम शाह ने, वो माफ कीजिएगा शंकरदेव ने, ठीक है। उसके अलावा इनके टाइम पर एक पादरी भी आया था 1624 में, ठीक है। उस पादरी का नाम क्या था, तो अंतोनिया दे आंद्रे उसका नाम था भाई। चलिए, ये हो गया महिपति शाह वाला। देखिए जरा आप लोग, अब महिपति शाह ने किस युद्ध में अपना बलिदान दिया और यह युद्ध किसके मध्य हुआ था, ठीक है। तो जो महिपति शाह ने अपना बलिदान दिया था वो था आपका काकवा मोर युद्ध, और ये महिपति शाह और आपके चंद शासक तिरमल चंद के मध्य हुआ था, ठीक है। और महिपति शाह के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका एक सेनापति था महिपति शाह का, एक तो रिखोला लोधी, ठीक है। उसके अलावा बनवारी दास, ठीक, ये आपको इसके सेनापतियों के नाम ध्यान रखने। महिपति शाह ने ही चलाई थी रोठी सूची प्रथा। रोठी सूची प्रथा किसके द्वारा, तो ये आपका महिपति शाह के द्वारा चलाई गई थी। अगला देखेंगे, मलेथा की गूल किस पहाड़ी पर और किस नदी से पानी निकालकर बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी आपका छेणाधार पहाड़ी पर और चंद्रभागा नदी पर। और चंद्रभागा नदी या आपको कहीं पर डागर नदी भी देखने को मिले, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी को कहते हैं आपका चकमा नदी, ठीक है। डागर, चकमा या तीनों में से एक ही मिलेगा, डागर, चकमा या चंद्रभागा, ठीक है। तो डागर चकमा जो है इसकी ये सहायक नदी है चंद्रभागा की, उससे निकाल कर ये बनाई गई थी। मेन नदी कौन है, चंद्रभागा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करिए। अभागा शहजादा किसको कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है आपका सुलेमान सिकौ को। लघु अकबर दारा शिकोह हो गया। सुलेमान सिकौ को पकड़ने के लिए भेजा गया था जय सिंह और बाद में भेजा गया राम सिंह, ठीक है। तो राम सिंह ने ही इसे क्या कर दिया था, फाइनली पकड़ लिया था। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है, और सी का 2 हो जाएगा। 3, 1, 2 आपका यहाँ पर आंसर जो है वो आप लोगों का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, रानी कर्णावती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो रानी कर्णावती के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो रानी कर्णावती के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि या वह पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, ठीक है, बिल्कुल सही कथन है ये। 1635 में नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था, ठीक है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। निकोलस मंचूनी ने उन्हें साक्षात दुर्गा कहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और किस पुस्तक में कहा है, तो ये कहा है हिस्टोरिया डू मोगोर में। हिस्टोरिया डू मोगोर में कहा है, ठीक है, किसमें कहा है, हिस्टोरिया डू मोगोर में कहा है। दून घाटी की राजधानी उनके समय देहरादून थी, ठीक है।
ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, सही नहीं है। हाँ। दून घाटी की राजधानी उनके समय देहरादून नहीं थी, बल्कि कहाँ पर थी, नवादा थी। ठीक है, अब जिस तरीके से मैं एक सेकंड के लिए सोचने के लिए मजबूर हो गया था, वैसे ही आप लोग भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए देहरादून ना करके नवादा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा भाई। आगे देखेंगे, गुरु विलास के अनुसार बैंगनी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह व फतेह शाह के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1689 में हुआ था भाई। ठीक है, 1689 में ये युद्ध आपका होता है। ठीक है, और जो इसका जिक्र हमें मिलता है ना, तो ये मिलता है विचित्र नाटक में, विचित्र नाटक में मिलता है, जो कि आपका किसकी पुस्तक है? गुरु गोविंद सिंह जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं आपको याद कराने का काम यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, फतेह प्रकाश जो पुस्तक लिखी है, ये लिखी है रतन कवि ने। फतेह प्रकाश जो पुस्तक लिखी है, रतन कवि ने लिखी है। दूसरा आपको वृत्त विचार लिखी है कविराज सुखदेव ने। तो कम हमेशा ध्यान रखना, तो एक तो है वृत्त विचार, ऐसी पुस्तक आएगी वृत्त कॉमेडी, यहीं पर याद करा दूंगा। ठीक है, वृत्त कॉमेडी, वृत्त विचार। विचार कैसे होने चाहिए? विचार होने चाहिए हमेशा जो सुख प्रदान करे। ठीक है, तो कविराज सुखदेव से वृत्त विचार। लेकिन जब वृत्त कॉमेडी वाली आएगी, तो वृत्त कॉमेडी आएगी मतीराम की। किसकी किताब है? मतीराम की। ठीक, उसके बाद आएगा फतेहशाह ग्रंथ। ठीक है, तो फतेहशाह ग्रंथ किसका है भाई? डॉक्टर सूरवीर सिंह का है। ठीक है, और फतेहशाह यशोवर्णन, ठीक है, फतेहशाह यशोवर्णन किसका है? रामचंद्र का है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखो, एक फतेहशाह ग्रंथ हो गया डॉक्टर सूरवीर सिंह, फतेह प्रकाश आएगा केवल, तो आपका फतेह प्रकाश आएगा केवल तो रतन कवि। ठीक, फतेहशाह यशोवर्णन आएगा तो रामचंद्र। तो यश किसका फैला था चारों तरफ? राम का फैला था, श्री राम जी का फैला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये रिलेट करके क्या करने हैं? याद करने हैं। उसके अलावा यहां पर आया है जटाधर। ठीक है, तो जटाधर की एक रचना आप लोगों को ध्यान रखनी है, फतेहशाह कर्ण ग्रंथ। कर्ण का अर्थ क्या होता है? कान होता है ना, तो कान तक ही हमारी क्या आती है? जटा आती है, जटा यानी कि बाल आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा ठीक है, जो ये वृत्त कॉमेडी है ना, तो इसको छंदसार पिंगल भी कहा जाता है, छंदसार पिंगल। तो पूछा जाएगा कि छंदसार पिंगल जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो आपका कहा जाता है वृत्त कॉमेडी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदीप शाह के समय कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो ये है अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था भाई। ठीक है, अली मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इधर थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखिए, सिरमौर का युद्ध ललित शाह और सिखों के बीच कब हुआ था? तो 1779 में हुआ था ये युद्ध। ठीक, उसके अलावा 1779 में ही आपका बगवाली पोखर का युद्ध भी हुआ था। 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध, तो बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में हुआ था। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयकिर शाह 1780 से 1785 तक गद्दी पर बैठा था, बिल्कुल सही कथन है। बैकेट की सूची में जयकिर शाह के राज्यारोहण का समय 1780 से 1786 तक माना गया है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर मुकुंदी लाल के अनुसार जयकिर शाह का शासनकाल 1780 से 1786 नहीं, बल्कि कितना? 1785 तक माना गया है। ठीक है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। 1 2 सिर्फ आपका क्या है? सही है, 1 और 2। ठीक है, तो ये 32 क्वेश्चन था आपका। आगे देखेंगे, कथन
ये क्या है कथन, ये कह रहा है सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टेरी में अपनी राजधानी बनाई थी। बिल्कुल सही है। कारण टेरी नगर की सिंह राशि थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं था भाई, कारण आपका सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1820 में ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टेरी आया था। कारण क्या दे रखा है, मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को उनके कला प्रेम के कारण कलाविदों का शिरोमणि कहा था। ठीक है, तो ए और आर क्या है यहाँ पर, दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अठूर विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1861 में 12 आना बीसी की भूव्यवस्था हुई थी। भवानी शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला 1862 में बनाई थी। तो दोनों के दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है। और टाइम पीरियड की बात करें, अगर समय काल देखें ना भवानी शाह का, तो आपका 1859 से 61 तक था भाई इसका। ठीक, अगला देखिए, प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की गई। कारण क्या दे रखा है, प्रथम प्रताप शाह ने राज्य के 22 पट्टियों में विभक्त किया और प्रत्येक के लिए एक एक करदार की नियुक्ति की। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। उसके अलावा समय काल देखेंगे आप लोग प्रताप शाह का, तो 1871 से लेकर, ठीक है, 1886। ठीक है, और पीछे मैंने बताया होगा जो आपका भवानी शाह थे तो उनका 1859 से और 1871 तक है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रतापनगर शहर इन्होंने कब बसाया, 1877 में। ठीक, उसके अलावा इन्होंने आपका प्रिंटिंग प्रेस भी स्टैब्लिश की। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश करने का श्रेय जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपोनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी। ठीक है, तो इस तरीके से 37 का जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1898 में दी थी भाई। ठीक, उसके अलावा इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो 1886 से 1913 तक कीर्ति शाह का कार्यकाल रहता है। ठीक है, और 1909 में ये हिवेट संस्कृत पाठशाला बनाते हैं। हिवेट संस्कृत पाठशाला 1909 में इनके द्वारा बनाई जाती है, हिवेट संस्कृत पाठशाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरेंद्र शाह का जन्म 1898 में प्रतापनगर में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उन्हें 1913 में गद्दी मिली और उनकी संरक्षिता राजमाता नेपोलिया को बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश सरकार ने 1921 में सर की उपाधि दी। ठीक है, ठीक है कथन है ये। तो 1 2 3 आपके यहाँ पर तीनों के तीनों जो कथन है वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे भाई। 1921 में नहीं दी, शायद 1931 होगा। ठीक है, 1931 में दी सर की उपाधि। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। 1 और 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। 39 देखिए, 39 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अक्टूबर 1946 में महाराजा मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार मिला। वह टिहरी रियासत के अंतिम राजा हुए। ठीक बात है भाई। ठीक है, 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला लास्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परगने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सुपरवाइजर कहते थे। सुपरवाइजर का पद ब्रिटिश शासन के कानूनों के समान था। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो कथन है ये आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका जो फ्राइडे का टेस्ट है उसका जो जीएस, ये माफ कीजिएगा उत्तराखंड वाला जो पोर्शन था उसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो जीएस वाला पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर देखने का कार्य करेंगे।
चलिए अब हम लोग जीएस का जो सेशन है उसे देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिंद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई आपका अजात शत्रु को। ठीक है। किस प्रकार का मृदभांड पोल्ट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये माना गया है आपका उत्तरी कालीकृत पॉलिशकृत जो है उसको। अगला देखेंगे आप लोग, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके महापद्मनंद। ठीक है। जो आपके घनानंद थे ये आपके नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अंतिम शासक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका यूनानियों के द्वारा। और पहले की बात करी जाएगी तो पहला किया गया था आपका ईरानियों के द्वारा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है बताने को। ठीक है, सीधे आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पे बताए जाते हैं। हाइडे स्पीस या बितस्ता, आधुनिक नाम जो है बितस्ता का वो क्या है? झेलम है। का युद्ध 326 में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ये आपका जो हुआ था, ये हुआ था आपका हाइडे स्पीस का जो 326 में होता, ये तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवज्र और राजगिरह जो है वो प्रथम राजधानी थी भाई। ठीक है, मगध की। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर वो क्या है? सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये कथन भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, 1 2 3 4 सारे के सारे कथन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे भाई। अगला कथन क्या है, क्वेश्चन क्या है? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था भाई? वो था आपके घनानंद थे। ठीक है, कौन थे? घनानंद जो है वो अंतिम सम्राट थे। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य कारण यहाँ पर बताया जाता है वह है उत्तर प्रदेश व बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग था, वो आपका मुख्य कारण था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ठीक है, तो मगध साम्राज्य के बारे में जो है वो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर गिरिवज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये था। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ठीक है, तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित या स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है भाई स्थायी सेना रखने वाला? तो ये था आपका बिंबिसार। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो भयानक स्वामी सेना का स्वामी जो है ये कहा जाता है आपका किसको? ठीक है, तो ये आपका कहा जाता है महापद्मनंद को। ठीक है, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो वो कौन था आपका? अजात शत्रु था भाई। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितस्ता नाम से जाना जाता था? तो वो कौन सी थी? झेलम थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी आपका धर्मपाल ने। ठीक है,
बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाता आपका? पाली हो जाता। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, तो ये हुआ था भाई आपका जांत्रिक में। ठीक है, किस में हुआ था? जांत्रिक में हुआ था। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्र है, तो कहाँ का है? अजंता में है भाई। ठीक है, कहाँ पर है? अजंता में है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे आपके बिंबिसार। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, ये हुई थी आपका गया में, गया के अंदर। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो प्रथम प्रवचन जो कहलाता है वह है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है भाई। आगे देखेंगे, गौतम धर्म द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी आपका वैशाली में। ठीक है, वैशाली में की गई थी। आगे देखिए, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वो कौन थे भाई? आपके नागार्जुन थे। ठीक है, कौन थे? नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके किसने करवाया था? चंदेलों ने, चालुक्य सोलंकियों ने। ठीक है, तो ये इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, चंदेलों ने नहीं कराया था। आगे देखिए, जियो और जीने दो किसने ये नारा दिया था? तो ये दिया था आपके महावीर स्वामी। ठीक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके मखाली गोशाल थे, मखाली पुत्र गोशाल। आगे देखेंगे, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बताता है? केवल वासुदेव के बारे में बताता है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूर से बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले राजगृह में होगा। ठीक है, फिर आपका वैशाली होगा भाई, और फिर आपका कुंडलवन, ये माफ कीजिएगा पाटलिपुत्र, और लास्ट आपका कुंडलवन। तो इस तरीके से देखेंगे, सबसे पहला पे आ जाएगा, दूसरे पे ये हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर सटीक हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? ठीक है, तो प्राचीन बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो है आपका नालंदा है भाई। ठीक है, कौन सा है? नालंदा। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों में ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो 20 है भाई। कितनी है? 20। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय सेल कहलाती है, तो आग्नेय सेल जो है ये कहलाती है आपका मौलिक सेल होती है। कैसी सेल होती है? मौलिक सेल होती है। उसके बाद देखिए, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो सर्वाधिक प्राचीन जो है वो कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ये आपकी अवसादी चट्टान है। आगे देखेंगे, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो वो कौन सी है भैया? तो वो है आपका जो अन्य से भिन्न है, तो वो है आपकी ग्रेनाइट। इसका देख लीजिए जरा, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो इसकी गणना होती है आपका अति वितलय और प्लूटोनिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, ठीक है, तो शेष अन्य से जो भिन्न है वो कौन से भाई, वो है आपकी ग्रेनाइट, ठीक है, क्वार्टराइज, नीस, संगमरमर, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये आपके सामने रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान के हैं, ठीक है। अगला देखिए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, तो सर्वाधिक भाग पर जो है वो आपको देखने को मिलेगी अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत जो चट्टान आती है तो वो चट्टान है आपका कोयला, ठीक है, कोयला। ग्रेनाइट जो है वो आपकी एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परत चट्टान नहीं है, ठीक है, परतदार चट्टान नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो परतदार चट्टान नहीं है आपका क्वार्टजाइट। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका एम्बी बोलाइट का होता है भाई, ठीक है, किसका होता है, एम्बी बोलाइट का होता है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान नहीं है डायोराइट। कौन सी नहीं है, डायोराइट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, फिर से यही क्वेश्चन आ गया, तो स्लेट नहीं होती है भाई। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो ये मानी जाती है आग्नेय और तलचट्टी चट्टानों से। नेक्स्ट देखेंगे, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो नहीं पाए जाते हैं भाई वो ग्रेनाइट में नहीं होते हैं। अगला देखेंगे, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायंत्रण है, तो ये जो होता है ये आपका बलुआ पत्थर का होता है भाई, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है, ठीक है, तो आग्नेय सेल नहीं है आपका डोलोमाइट नहीं है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ठीक है, तो ये व्याख्या करता है आपके भूकंप की। भूकंप की धरातलीय तरंगें होती है, ठीक है, तो ये कौन सी तरंगें होती है भैया, तो ये होती है आपकी एल तरंगें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, ठीक है, तो कौन सी तरंगें जो है आपको सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है आपका, तो ये है आपकी दीर्घ पृष्ठीय तरंगें जो होती है, धरातलीय तरंगें जिन्हें आप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, ठीक है। चलिए, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, ये तो ठीक होगा। रिएक्टर स्केल एक लोगो अर्थमेटिक स्केल होता है, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा का मापता है। डी इसमें आपका आंसर होगा भाई। चलिए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो 90 का अगर हम लोग देखेंगे तो इसे कहते हैं आपका सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, तो वो आपका भूकंप हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अंतरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, सीधा सीधा ये जो लहरें हैं ये आपका सुनामी कहलाती है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है।
सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ये आपका भूकंप से संबंधित है भैया आपका। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है समभूकंप रेखा। आगे देखिए, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है भाई? तो सहभूक रेखा उसे कहा जाता है। अगला देखिए, सहभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, तो कैसा होता है भाई? तो अनियमित होता है। अगला देखेंगे, भूकंप का कारण है। ठीक है, तो भूकंप का जो कारण होता है वो क्या होता है भाई? टैक्टोनिज्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो धरातल पे घटित नहीं होती, तो वो कौन सी आपका? सुनामी। और 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अणु में प्राकृतिक आपदा है? तो ये आपका भूकंप हो गया। तो ये जो आपका जो प्रैक्टिस सेट था, ये आपका फ्राइडे को जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसका ये सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इन चीज़ों जो आपके आंसर थे उनका आप लोग मिलान कर देना। ठीक है, और 70 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है इनमें तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का स्कोर है। धन्यवाद।